नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और एमपीजीके के 300 एमसीक्यू क्वेश्चन की मैराथन क्लास के रूप में इस वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं। और मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं आप सभी को ठीक से कंटेंट उपलब्ध नहीं करवा पा रहा था, इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। ये 300 प्रश्न काफ़ी सोच विचार के साथ आपके सामने रखे गए, जिनमें से कुछ पुराने पूछे गए हैं और कुछ संभावित प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तरों में विभिन्नता हो सकती है या फिर कुछ त्रुटि हो, तो आप ध्यानपूर्वक समझकर त्रुटि से अवगत कराइएगा। चलिए शुरू करते हैं इन 300 एमपीजीके एमसीक्यू क्वेश्चंस को। और बहुत जल्द आपको साइंस के 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो मिलने वाला है। आइए देखते हैं आपके सामने पहला प्रश्न कौन सा आ रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने आया है साथियों। मध्य प्रदेश एक राज्य है। ऑप्शन दिए गए: समुद्र सीमा से लगा राज्य, पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला राज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन बी, पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। मतलब मध्य प्रदेश की सीमा पूर्णतः भू आवेष्टित है, जल क्षेत्र से सीमाएं संपर्क नहीं करती, इसलिए क्या है? पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। किस विदेशी यात्री ने खजुराहो मंदिरों का उल्लेख किया है या खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको साथियों: अलबेरुनी, इब्न बतूता, अल मसूदी, बारबोसा। साथियों मैराथन क्लास है, इसलिए सुपर फास्ट चलने वाली है एक्सप्रेस के रूप में। ये समझिए जीके एक्सप्रेस चल रही है आपके सामने। तो क्या आंसर होगा इसका? किस विदेशी यात्री ने खजुराहो मंदिरों का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इब्न बतूता। क्या होगा? इब्न बतूता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि किसी प्रश्न पर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वो भी क्वेश्चन नंबर के साथ में, कि किसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है तांबा पाया जाता है। पूछा गया तांबा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? पिपरा, मलाजखंड, बेलाडीला या अगरगांव। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? मलाजखंड। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? बटियागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। बटियागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन में दिए आपको: लोधी वंश, फिर है गोंड वंश, चंदेल वंश, तुगलक वंश। तो किसकी जानकारी मिलती है अब अपने को बटियागढ़ अभिलेख से? बटियागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है साथियों किसकी? तुगलक वंश की। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी, तुगलक वंश की जानकारी प्राप्त होती है, या तुगलक वंश की जानकारी का स्रोत है कौन? बटियागढ़ अभिलेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, देवभोग इलाके से खनन किया जाता है, या फिर ऐसा प्रश्न हो सकता है कि देवभोग इलाके से प्राप्त होने वाला खनिज कौन सा है? इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है, पर यहाँ पर प्रश्न है देवभोग इलाके से खनन किया जाता है। ऑप्शन दिए आपको: तांबा, अभ्रक, हीरा, चांदी। तो क्या राइट आंसर होगा इसका साथियों? देवभोग से क्या मिलता है? हीरा मिलता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, हीरा। देवभोग इलाके से खनन किया जाता है या उत्खनन किया जाता है हीरे का देवभोग इलाके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्या पूछ रहा है? दिलावर खां गोरी का मूल नाम था, या दिलावर खां गोरी का मूल नाम क्या था? तो क्या नाम था मूल नाम इसका दिलावर खां गोरी का? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, हुसैन। हुसैन नाम था किसका? दिलावर खां गोरी का मूल नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति। आप ध्यान दीजिएगा, एमपी परीक्षाओं में सर्वप्रथम पहले ऐसी चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछी गई है पहली खनिज नीति। ऑप्शन में दिए हैं आपको 2005, 2010, 1995 या 1956। तो क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों? इसका सही उत्तर होगा 1995 या 1995 में आई थी मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। मांडू का नाम सादियाबाद रखा था, या मांडू को सादियाबाद नाम से किसने पुकारा? इस तरह से प्रश्न भी हो सकता है। तो मांडू का नाम सादियाबाद रखा था, किसने रखा था? ऑप्शन पढ़ लीजिए: गयासुद्दीन खिलजी, होशंग शाह गोरी, मीरन बहादुर या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? होशंग शाह। होशंग शाह ने क्या किया? मांडू का नाम सादियाबाद रखा था। क्या राइट आंसर होगा? होशंग शाह। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रानी रूपमती की समाधि। साथियों आपने पेपर देखा होगा, तानसेन की समाधि, छत्रसाल की समाधि, या मकबरा या छतरी। इस तरह के प्रश्न अभी फिलहाल पटवारी परीक्षाओं में काफ़ी आ रहे हैं, पर ये तो आपके सामने इजी क्वेश्चन होगा क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रश्न है, बार बार आता रहता है। क्या उत्तर होगा इसका? कहाँ पर है?
सारंगपुर में, ऑप्शन ए सारंगपुर। इस पर अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। सारंगपुर आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है। अगर आपको इस पर डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सॉरी साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रानी रूपमती की समाधि मेरे द्वारा आपको आंसर दिया जा रहा है सारंगपुर। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए साथियों? ऑप्शन दिए आपको, जबलपुर क्षेत्र, पन्ना क्षेत्र, होशंगाबाद क्षेत्र और बालाघाट क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी काफ़ी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तो क्या क्षेत्र होगा? होशंगाबाद क्षेत्र होगा इसका राइट आंसर। किसका? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? होशंगाबाद। होशंगाबाद में कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? उस स्थान का नाम जरूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। पहली कमेंट आज की। चलिए अगले प्रश्न पर। कमेंट साथियों इसलिए मांगता हूँ कि आपको तत्काल याद, आपके दिमाग में वो प्रश्न का उत्तर आता है या नहीं आता है। जैसे किसी कोई अचानक आपसे पूछ ले तो आपका रिकॉल हो जाता है प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। मध्य प्रदेश में मिट्टियों के कितने प्रकार है? मध्य प्रदेश में मिट्टियों के प्रकार पूछे गए हैं। कितने प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में मिलती है? तो कितने प्रकार की मिलती है साथियों? 5 प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हीरा उत्पादक क्षेत्र है। हीरा उत्पादक क्षेत्र पूछा गया है और आपके सामने 3 नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, अंगोरा, हिनोता, मझगवा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हीरा मध्य प्रदेश में एकमात्र राज्य है जिसमें हीरा मिलता है। तो आपको याद होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि अंगोरा, हिनोता और मझगवा इन तीनों स्थानों से क्या उत्पादन होता है? हीरे का। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपके लिए काफ़ी कंटेंट तैयार किया जा रहा है। जल्दी आपको 200 प्रश्नों का संग्रह साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। राज्य में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राज्य में सर्वाधिक पूछा गया है और क्या पूछा गया है? मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है सर्वाधिक राज्य में? तो ये आपका होगा काली मिट्टी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। काली मिट्टी मिलती है सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक प्रतिशत रूप में। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14, मलाज खंड स्थित है। मलाज खंड का पूछा गया है। मलाज खंड कहाँ स्थित है या किस जिले में स्थित है? तो मलाज खंड कहाँ होगा साथियों? मलाज खंड आपका होगा बालाघाट। कहाँ पर है? बालाघाट में है मलाज खंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर आप बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्या प्रश्न क्या है? काली मिट्टी की प्रकृति होती है। काली मिट्टी की प्रकृति होती है, कैसी होती है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, कैसी प्रकृति होती है काली मिट्टी की। आपको आंसर मैं कमेंट करके बता दूंगा, पहले आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, प्रदेश की कोयला खानें मुख्यतः किस कल्प की है? कल्प पूछा गया है किसका? कोयला खानों का। तो कौन सा कल्प है? आपको सबको पता होगा कि सर्वाधिक कोयला किन कल्प की चट्टानों में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गोंडवाना कल्प। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोंडवाना कल्प। और भारत में किस कल्प की चट्टानों में कोयला ज़्यादा मिलता है? लगभग 92%। तो वो भी क्या है? कमेंट करके अब बताइए। चलिए अगले प्रश्न पर, क्योंकि वो प्रश्न भी बड़ी एग्जामों में काफ़ी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा आपसे? काली मिट्टी बाहुल्य क्षेत्र है। मतलब पूछा गया है कि काली मिट्टी ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलती है। आपको पठारों के नाम दे दिए गए हैं। कौन कौन से पठार दिए हैं? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और रीवा पन्ना। तो राइट आंसर क्या होगा? कहाँ मिलती है काली मिट्टी का बाहुल्य क्षेत्र? कौन सा होगा? मालवा का पठार। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान मानी जाती है किसको? किसको माना जाता है सबसे बड़ी खदान? तो क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, भरवेली। भरवेली है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान, या खुले मुंह की खदान भी कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, आधात्विक खनिज है। ये पूछा गया प्रश्न है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। आधात्विक खनिज है
कौन सा होगा इसमें अधात्विक खनिज? मैग्नीज, चांदी और सीसा या संगमरमर? तो क्या राइट आंसर होगा? आधात्विक खनिज कौन सा है? संगमरमर, ये आधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या है? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये भी आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा। हीरा पन्ना आपको पता ही होगा, हीरा पन्ना, हीरा पन्ना। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? हीरा। किसके लिए प्रसिद्ध है पन्ना? हीरे के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है? यह भी आपको बताया, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? हीरा। हीरा कैसा है कि ये केवल मध्य प्रदेश में, कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में मिलता था, लेकिन फिलहाल वर्तमान की बात करें तो मध्य प्रदेश का ही नाम आता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रामखेरिया क्षेत्र प्रसिद्ध है। रामखेरिया क्षेत्र का पूछा गया है प्रसिद्धि का कारण। किसके लिए प्रसिद्ध है रामखेरिया साथियों? रामखेरिया प्रसिद्ध है हीरे के लिए। तो क्या होगा आपका उत्तर? ऑप्शन ए, रामखेरिया प्रसिद्ध है हीरा के लिए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, राज्य की ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी कौन सी होगी साथियों राज्य की? सिंपल प्रश्न है आपके लिए। ये क्या है ऊर्जा राजधानी? सिंगरौली। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी या राज्य की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। सिंगरौली में कौन? बेड़न। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा होगा साथियों? ये होगा आपका सुहागपुर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों, क्या प्रश्न है 25 में आपके लिए क्या आया है? क्वेश्चन नंबर 25 में है, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा से संबंधित प्रश्न आ गया आपके सामने, जलवायु या वर्षा। तो क्या है? प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, किससे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागर शाखा, दोनों शाखाओं से या इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादा वर्षा किस शाखा से हो रही है मध्य प्रदेश में? बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए आपके सामने है सही उत्तर इसका। ऑप्शन ए, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा अगर पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी। इस पर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके आप बताइए आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के काले रंग के लिए उत्तरदायी है। मतलब काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शन, चूना कंकड़, लोह तत्व, ह्यूमस की अधिकता या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? लोहे तत्व की अधिकता। लोह तत्व की अधिकता के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जिला है। मतलब सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रश्न ऐसा भी हो सकता है। तो क्या पूछा गया? अभी फिलहाल आपके सामने प्रश्न क्या है साथियों? सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जिला है, कौन सा है? तो क्या राइट आंसर होगा? बालाघाट। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। बालाघाट है सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जिला। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। पीली मिट्टी के रंग के लिए उत्तरदायी है। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस काफ़ी महत्वपूर्ण होती है साथियों। आपके सामने ऑप्शन आते हैं, आप फटाक से उत्तर दे पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन को देखते आपके मन में उत्तर आ जाना चाहिए, दिमाग में उत्तर जरूर आना चाहिए। तो क्या आंसर होगा इसका? पीली मिट्टी के रंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है? फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। फेरिक ऑक्साइड उत्तरदायी है किसके लिए? पीली मिट्टी के लिए, के रंग के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपके सामने है, शोषर श्रेणी में पाया जाने वाला खनिज पूछा गया साथियों। क्या पूछा गया है? शोषर श्रेणी में पाया जाने वाला खनिज कौन सा खनिज पाया जाता है शोषर श्रेणी में? मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा या अभ्रक। तो क्या सही उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मैग्नीज। क्या होगा सही उत्तर? मैग्नीज। कहाँ पाया जाता है? शोषर श्रेणी में। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 30, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी आपसे पूछा गया है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, पठारों के नाम है आपके सामने, मालवा पठार, बघेलखंड पठार, मध्य भारत का पठार या नर्मदा सोन घाटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार होगा इसका सही उत्तर। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है बघेलखंड पठार। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न 31 पे आ जाइए साथियों। 31, एकमात्र टीन उत्पादक जिला पूछा गया। अब यहाँ पे ये
एकमात्र टीन उत्पादक जिला है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एकमात्र चीज़ें, सर्वप्रथम चीज़ें, सबसे बड़ी, सबसे छोटी या सबसे आगे जो भी होता है तो वो चीज़ें पूछी जाती है। अब यहाँ पर है आपके सामने सॉरी साथियों, आपको क्वेश्चन नंबर 31, हाँ ठीक है, सही जगह पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एकमात्र टीन उत्पादक जिला है, पूछा गया साथियों, एकमात्र टीन उत्पादक जिला। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? एकमात्र टीन उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बैतूल। बैतूल एकमात्र टीन उत्पादक जिला है, किसका? मध्य प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। सर्वाधिक उपजाऊ प्रकृति की मिट्टी पूछा गया है, मतलब सर्वाधिक उपजाऊ प्रकृति की मिट्टी कौन सी है? मिट्टियों के नाम दिए हैं, काली मिट्टी, चलका, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो क्या सही उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी। साथियों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ प्रकृति की मिट्टी है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? प्रदेश में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। सोना मतलब गोल्ड है, यहाँ पे सोना मतलब नींद लेके सोना नहीं है। प्रदेश में सर्वाधिक सोना पाया जाता है, गोल्ड का पूछा गया है। कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक सोना? ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं? सिंगरौली, सीधी, उमरिया, कटनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीधी। सीधी में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। उदासीन प्रकृति की मृदा है। उदासीन प्रकृति मतलब उदासीन कौन होता है पीएच स्केल पर? जिसका मान 7 होता है। 7 से नीचे क्या होता है? अम्लीय। 7 से ऊपर क्या हो जाता है? क्षारीय। तो यहाँ पर पूछा गया है, मिट्टियों के बारे में पूछा गया आपसे। मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया है, उसमें क्या होता है 0 से 14 तक के मान दिए रहते हैं। अब देखिए आपका प्रश्न अपन देखते हैं, प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न है उदासीन प्रकृति की मिट्टी है। साथियों क्या पूछा गया है? उदासीन प्रकृति की मिट्टी कौन है? उदासीन प्रकृति की मिट्टी, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपकी कैसी है, कैसी प्रकृति होती है जलोढ़ मिट्टी की? उदासीन। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 35। गोल्ड प्लेजर अल्प मात्रा में पाया जाता है। गोल्ड प्लेजर गोल्ड प्लेजर या गोल्ड प्लेसर भी कहते हैं। तो गोल्ड प्लेजर अल्प मात्रा में पाया जाता है। नदियों के नाम दिए गए हैं आपको, सोन नदी, नर्मदा नदी, तमसा नदी या केन नदी। तो किस में मिलता है? नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? सोन नदी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, सोन नदी में गोल्ड प्लेजर की अल्प मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? राज्य में मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र है। क्या पूछा गया है? राज्य में मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र है या मिश्रित मिट्टी किस पठार में पाई जाती है, यह भी प्रश्न हो सकता है। तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन देख लीजिए, बुंदेलखंड, मालवा पठार, सतपुड़ा पठार, नर्मदा, सोन घाटी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बुंदेलखंड। क्या राइट आंसर होगा इसका? बुंदेलखंड का पठार या बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी या मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र है कौन? बुंदेलखंड। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। साथियों इसमें क्या पूछा गया आपसे? ये क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है। ये फिर प्रश्न आपके सामने सर्वाधिक वाला, और किसका? रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादक या उत्पादन करने वाला जिला पूछा गया है। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा झाबुआ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, झाबुआ। झाबुआ क्या है? रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन करता जिला या उत्पादक करने वाला जिला है क्या? झाबुआ। किसका? रॉक फॉस्फेट का। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया साथियों? आप सभी से आपसे पूछा जा रहा है कि कछारी मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। क्या पूछा गया है? कछारी मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। और ऑप्शन कैसे दिए हैं आपको? ज्वालामुखी उद्गार, नदियों की बाढ़, भूपृष्ठ पर भूकंप या अत्यधिक वर्षा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? कछारी मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? नदियों की बाढ़। कौन होगा आंसर आपका? ऑप्शन बी, नदियों की बाढ़ है कछारी मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछ रहा है? नर्मदा नदी क्षेत्र में सफ़ेद संगमरमर की प्राप्ति स्थल है या सफ़ेद संगमरमर की प्राप्ति
होती है। कहाँ से होती है? इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जबलपुर। कहाँ से होती है सफ़ेद संगमरमर की प्राप्ति? नर्मदा नदी में, नदी क्षेत्र में। तो का उत्तर होगा जबलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलिए। मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र है। कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन सा होगा? पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी, दक्षिणी या पश्चिमी मध्य प्रदेश? तो कछारी मिट्टी कहाँ मिलती है आपको? कछारी मिट्टी मिलती है आपको उत्तरी मध्य प्रदेश में। उत्तरी मध्य प्रदेश में किधर? श्योपुर, भिंड, मुरैना। और कौन सा नदी क्षेत्र है वो? चंबल नदी क्षेत्र। वहाँ क्या मिलती है आपको? कछारी मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आइए। 41 पे 41 अब से क्या पूछ रहा है? नामादोस किस नदी का नाम है? नाम पूछा गया है नामादोस। ये भी आपके लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन होगा। किसका नाम है? नर्मदा। नर्मदा किसका नाम है? नामादोस नर्मदा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। मर्दाचरण को इस नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में। क्या पूछा गया है? मर्दाचरण को और इस नाम से भी जाना जाता है, या किस नाम से जाना जाता है, या पूछा जाए मर्दाचरण को और क्या कहा जाता है, तो क्या आंसर होगा इसका? रेंगती हुई मृत्यु। क्या कहते हैं मर्दाचरण को? रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। किसको? मर्दाचरण को क्या कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। मध्य प्रदेश में नर्मदा कितने किलोमीटर बहती है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, खुशियों का दाता नर्मदा, रेवा, मेकाल सूता। क्या पूछा गया है? कितने किलोमीटर बहती है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? 1077। कितनी बहती है? 1077। इसका डाटा कुछ पुस्तकों में, अलग अलग स्रोतों में आपको अलग अलग मिल सकता है। तो आप आपके हिसाब से बताइएगा कि इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मैंने आपको आंसर बताया है 1077 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा भाग काली मिट्टी बाहुल्य क्षेत्र है? काली मिट्टी बाहुल्य मतलब सर्वाधिक काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है या किस भाग में पाई जाती है? तो क्या राइट आंसर होगा इसका? पश्चिमी भाग होगा। पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी। पश्चिमी भाग में कौन सा पठार आता है साथियों? कौन सा पठार आता है? मालवा का पठार। और मालवा का पठार किससे निर्मित है? ज्वालामुखी उद्गार से। तो कौन सी मिट्टी मिलेगी ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? तो काली मिट्टी, क्योंकि बेसाल चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के द्वारा किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का। तो क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन सी, पश्चिमी भाग। कौन सा बाहुल्य क्षेत्र है? काली मिट्टी का। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि नर्मदा का अपवाह क्षेत्र है। नर्मदा का अपवाह क्षेत्र पूछ लिया गया है। अभी चल रहा है परीक्षाओं में कि नदियों का अपवाह क्षेत्र आपसे बढ़ता क्रम या घटता क्रम या क्रम में जमाने के लिए पूछे जा रहे हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? 93180। 93180 ऑप्शन बी। 93180 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 93,180 वर्ग किलोमीटर। क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों 93180 या 93,180 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। कपासी मृदा भी कहा जाता है, मतलब कपास मृदा या कपासी मृदा किस मिट्टी को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? कपासी मृदा भी कहते हैं, स्वतः कृष्य मृदा भी कहते हैं। इसकी नमी धारण क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां है? नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां है? सॉरी साथियों, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां है पूछा गया है, तो कितनी है? 41। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 41 या 41 नदियां सहायक किसकी? नर्मदा की। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। क्या बता रहा, पूछ रहा आपसे, रेगड़ मृदा में कौन सा तत्व पाया जाता है? रेगड़ मृदा में पूछा गया है तत्व, और तत्वों के नाम दिए लौह तत्व, चूना कंकड़ और एल्यूमिना। तो सही उत्तर क्या होगा? ये तीनों ही मिलते हैं किसमें? रेगड़ मृदा में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? नर्मदा नदी निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 49, नर्मदा नदी निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा, एस्चुरी, जलपंख या इनमें से कोई नहीं? तो क्या राइट आंसर होगा इसका? नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। और ये किस
भ्रंश घाटी में बहती है या भ्रंश कगार में बहती है, इसका कमेंट करके बताइएगा। रिफ्ट वैली कमेंट करके बताइएगा कि नर्मदा का कौन सी घाटी इसमें बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है या भ्रंश कगार में बहती है, जो भी है आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार किस मृदा से निर्मित है। ये लीजिए प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैंने आपको बताया था मालवा का पठार किस मृदा से निर्मित है या किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। इसका सही उत्तर होगा आपका काली मृदा या काली मिट्टी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। मालवा का पठार किस मृदा से निर्मित है, काली मृदा से निर्मित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, मुल्ताई से उद्गम होता है। नदियों पर आ चुके हैं अपन। प्रश्न में क्या पूछा गया है, मुल्ताई से उद्गम होता है। मुल्ताई क्वेश्चन नंबर 51 मुल्ताई से उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है मुल्ताई से, तो क्या होगा इसका राइट आंसर ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी उद्गमित होती है कहाँ से, मुल्ताई। मुल्ताई कहाँ पर पड़ता है आपको, बैतूल में। चलिए अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। साधारणतः दक्षिणी बुंदेलखंड में किस प्रकार की मृदा प्राप्त होती है या पाई जाती है। साधारणतः पूछा गया है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। साधारणतः पूछा गया है, साधारणतः दक्षिणी बुंदेलखंड में किस प्रकार की मृदा प्राप्त होती है। तो कौन सी प्राप्त होती है, साधारणतः यहाँ पर काली मृदा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। साधारणतः यहाँ पर काली मृदा प्राप्त होती है। इस पर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ तथ्य अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे द्वारा आंसर आपको काली मृदा दिया गया है। आपके अनुसार क्या उत्तर होना चाहिए आप बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। चलिए क्या पूछ रहा है ये आपसे साथियों, आपसे पूछ रहा है कि उत्काद भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्काद भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है, कई बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। अलग अलग तरीके से प्रश्न को घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं एग्जाम में रख ही दिया जाता है। तो कौन सी नदी करती है उत्काद भूमि का निर्माण, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा चंबल नदी। साथियों चंबल नदी करती है उत्काद भूमि का निर्माण। चलिए अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 54। मृदा प्रकार जो मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछा गया है कि कौन सी मृदा प्रकार मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुष्क मृदा नहीं मिलती है। कौन सी मृदा, शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। ये प्रकार मृदा का मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है, प्रश्न में नहीं दिया गया है। काली मिट्टी, लेटराइट, जलोढ़ ये तो सारी मिलती है, लाल पीली मिट्टी, पर शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर, एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला। एकमात्र फिर आपके सामने आया प्रश्न, एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला कौन सा है साथियों, किसको माना जाता है एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला, और किसका, मध्य प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, मध्य प्रदेश की। आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिलों के नाम, शहडोल, सिवनी, कटनी, मंडला। तो क्या राइट आंसर होगा, शहडोल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, शहडोल है एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है या किसे कहते हैं मध्य प्रदेश का रेणुकूट, किसको कहते हैं साथियों, अमरकंटक। क्या उत्तर होगा इसका, अमरकंटक को कहा जाता है साथियों, क्या मध्य प्रदेश का रेणुकूट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगले स्लाइड में आ जाइए। अगला स्लाइड आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछ रहा साथियों आपसे, आगरगांव क्षेत्र प्रसिद्ध है। आगरगांव की प्रसिद्धि का कारण पूछा गया है। आगरगांव किसके लिए प्रसिद्ध है, आगरगांव किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा उत्पादन, टंगस्टन, ऊर्जा राजधानी के रूप में, या मध्य प्रदेश का रेणुकूट। तो मध्य प्रदेश का रेणुकूट तो पिछला प्रश्न आपके सामने से गुजर चुका है, तो ये तो आपका उत्तर होगा नहीं। तो क्या होगा, टंगस्टन के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन। कौन सा क्षेत्र, आगरगांव क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, वुल्फ्राम अयस्क पाया जाता है। वुल्फ्राम अयस्क पाया जाता है, प्रश्न कुछ अजीब तरह से लगेगा आपको। वुल्फ्राम अयस्क पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। वुल्फ्राम अयस्क पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बालाघाट, झाबुआ, होशंगाबाद
या जबलपुर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कहाँ पाया जाता है? होशंगाबाद में। कौन? वुल्फ्राम आयस्क। वुल्फ्राम अब किसका अयस्क है? किसका अयस्क है साथियों? अब ऊपर देख के समझ गए होंगे क्वेश्चन को। 57 क्वेश्चन को देखकर आप समझ गए होंगे कि वुल्फ्राम किसका अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? 59 में क्या पूछ रहा है? राज्य में अभ्रक प्राप्ति स्थल है। खनिजों से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं अभी। अभ्रक राज्य में या मध्य प्रदेश में अभ्रक प्राप्ति स्थल है, या अभ्रक की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? ऑप्शन क्या दिए हैं? जबलपुर, झाबुआ, रीवा, बालाघाट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बालाघाट। बालाघाट से प्राप्ति होती है किसकी? अभ्रक की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 नंबर प्रश्न। बैतूल जिला किस खनिज के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? बैतूल जिला किस खनिज के भंडारण या उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या बैतूल जिले की प्रसिद्धि का कारण कौन सा खनिज है? अलग अलग तरह से प्रश्न हो सकता है। तो बैतूल जिले की प्रसिद्धि किस खनिज की वजह से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। क्या उत्तर होगा इसका? ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के भंडारण या उत्पादन के लिए बैतूल जिला प्रसिद्ध है। किसके लिए बैतूल जिला प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रेफाइट। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 60 नंबर प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काली सिंध किसकी सहायक नदी है? नदियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। सहायक नदियों के ऊपर प्रश्न है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? मध्य प्रदेश परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। क्या पूछा गया है? काली सिंध किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? चंबल की। चंबल की सहायक नदी है कौन? काली सिंध। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य में कोरंडम खनिज पाया जाता है। कोरंडम खनिज का पूछा गया है, कहाँ पाया जाता है? आपको क्षेत्र दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? मझगवा, आगरगांव, पिपरा परकोटा या मलाजखंड। तो कोरंडम की प्राप्ति कहाँ से होती है साथियों? पिपरा और परकोटा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, पिपरा और परकोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाइए। सांची नगर स्थित है। सांची नगर पे आ गए हैं। नदियों किनारे स्थल से संबंधित प्रश्न क्या पूछा गया है? सांची नगर स्थित है बेनगंगा नदी, बेतवा नदी, माही नदी या सिंध नदी। इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग काफ़ी पढ़ते रहते हैं। तो क्या उत्तर होगा? बेतवा नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। मैंने आपसे कमेंट मांगी थी पिछले प्रश्न में, वो आपके सामने आ चुकी है। भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। नहीं तो आप बोलेंगे कमेंट मांगते रहते, खुद बताते नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो प्रश्न इसमें शामिल पहले ही कर लिया गया था। क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन 64 में भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है? प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी। क्या उत्तर होगा आपका? नर्मदा नदी। ऑप्शन सी, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है कहाँ से? भ्रंश घाटी से होकर। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए साथियों। क्या पूछ रहा है आपसे? राज्य में फेल्सपार खनिज की प्राप्ति होती है। फेल्सपार खनिज, खनिज से संबंधित प्रश्न है। फेल्सपार खनिज की प्राप्ति कहाँ से होती है? जिलों के नाम है उमरिया, शहडोल, छिंदवाड़ा या झाबुआ। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्या पूछा गया है? फेल्सपार खनिज की प्राप्ति पूछा गया है, कहाँ से होती है? तो ये शहडोल से होती है साथियों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। शहडोल से प्राप्ति होती है किसकी? फेल्सपार खनिज की। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाइए। 66 कादम्बरी तथा मेघदूत में उल्लेख मिलता है। क्या पूछा गया है? कादम्बरी, यहाँ पर पूछा गया है कादम्बरी और मेघदूत में उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? नदी के नाम दिए गए हैं, चंबल, केन, वेत्रवती या ताप्ती। तो किसका नाम मिलता है यहाँ पे आपको कादम्बरी और मेघदूत में? तो ये होगा वेत्रवती। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, वेत्रवती, या इसको और क्या कहते हैं? बेतवा भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? क्या पूछ रहा साथियों? पढ़िए इसको, क्वेश्चन नंबर 67 को। इसमें पूछा गया है राज्य का सर्वाधिक खनिज उत्पादक क्षेत्र है। प्रश्न है राज्य का सर्वाधिक खनिज उत्पादक, सॉरी साथियों, क्या पूछा गया है 67 में? राज्य का सर्वाधिक खनिज उत्पादक क्षेत्र। ऑप्शन आपको दिए गए हैं नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत पठार, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड का पठार। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। यह क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी
सर्वाधिक खनिज उत्पादक क्षेत्र, राज्य कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक खनिज उत्पादक क्षेत्र सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। चलिए अगले प्रश्न पर, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, किसे कहते हैं बुंदेलखंड की जीवन रेखा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी। बेतवा नदी को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 69, मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा है कितने सेंटीमीटर की है ये पूछा गया है। तो 110, 75, 50 या 130। तो इसका सही उत्तर क्या है? 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ऑप्शन बी होगा, ये जल विभाजक रेखा है मध्य प्रदेश की। कितनी? 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये अप्रोक्सीमेट है, ऊपर नीचे आपको अलग अलग स्रोतों में मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको उत्तर 75 दिया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए साथियों फटाफट से। ग्रेफाइट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ग्रेफाइट को? ऑप्शन दिए है काला शीशा, प्लेम्बागो या उपरोक्त दोनों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये उपरोक्त दोनों आंसर होगा इसका। क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि काला शीशा और प्लेम्बागो दोनों किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोरंडम खनिज सर्वाधिक पाया जाता है, क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में कोरंडम खनिज सर्वाधिक पूछा गया है, सर्वाधिक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? बालाघाट, झाबुआ, बैतूल, सिंगरौली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिंगरौली। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा, सिंगरौली में कोरंडम खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है ये प्रश्न आपके सामने से गुजर चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर, इनमें से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? ये भी मैंने आपको पिछले प्रश्नों में बता दिया है। कौन से पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मालवा का पठार। कौन सा? ऑप्शन सी, मालवा पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आइए साथियों। क्या आप कह रहा है कि 73, कर्क रेखा के सबसे समीप मध्य प्रदेश के जिले हैं। कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न आ गया आपके सामने। कौन कौन से जिले हैं जो कर्क रेखा के सबसे समीप है इन जिलों में से? तो कौन सा होगा? उज्जैन, रतलाम और शहडोल। ऑप्शन ए आपका होगा सही उत्तर। उज्जैन, रतलाम और शहडोल इन जिलों में से सबसे समीप है किसके? कर्क रेखा के। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 74, इसको पढ़िए साथियों। क्या पूछ रहा आपसे? मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना हुई थी या किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1962, 1962 में हुई थी किसकी? मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके सामने, लगभग 300 क्वेश्चन है, तो फटाफट से चलते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य का सुरमा उत्पादक जिला है, क्या पूछा गया है? सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर के लोग सुरमा होते हैं, ये ट्रिक आपको दिमाग में बना लेनी चाहिए कि जबलपुर के लोग सुरमा होते हैं, तो मतलब जबलपुर सुरमा उत्पादक जिला है। ये किसी व्यक्ति या किसी घटना संबंधित नहीं है, बस एक ट्रिक है जो याद करने के लिए बताई जा रही है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 76, मध्य प्रदेश की जलवायु है मतलब किस तरह की है? आपको दिया गया है केवल उष्णकटिबंधीय, सम जलवायु, विषम जलवायु या उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाइए। सर्वाधिक प्रदूषित नदी है या सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो क्या उत्तर होगा इसका? बेतवा। प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बेतवा। चलिए अगले प्रश्न पर, बेतवा नदी समाहित होती है, वही बेतवा से संबंधित प्रश्न क्या पूछा गया है? बेतवा नदी का समापन पूछा गया है, किस नदी में समाहित होती है, किस स्थान पे समाहित होती है? तो यहाँ पर नदियाँ नाम दिया गया आपको ऑप्शन में, तो नदी बताना पड़ेगी आपको। उत्तर 78 में तो किस में मिलती है बेतवा नदी? यमुना नदी में समाहित होती है। तो 78 का ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। किसका? बेतवा नदी का समापन कहाँ होता है? यमुना नदी में। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाइए। 79, क्या पूछा गया है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? नदियों से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं अभी आपके सामने। कौन सी नदी नहीं बहती है? ताप्ती, वैनगंगा, महानदी तो मध्य प्रदेश में तो बहती है। महानदी बहुत कम मात्रा, थोड़ी से स्थल में बहती है लेकिन बहती है। पर कृष्णा नदी तो दक्षिण भारत में बहती है, इसलिए कृष्णा नदी आपका उत्तर होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से
प्रवाहित नहीं होती है साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत या उद्गम होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा, अमरकंटक, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है 81। क्या पूछ रहा है ये, 81, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। दिशा पूछी गई है प्रवाहित होने की नदियों की, तो नदियों का नाम दिया है बेतवा, चंबल, सोन या नर्मदा। तो पश्चिम में इनमें से कौन सी बहती है, नर्मदा नदी जाती है पश्चिम की ओर, क्योंकि सोन तो उधर गंगा में मिल जाती है, चंबल ऊपर जाके यमुना में मिलती है, बेतवा भी ऊपर की ओर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए क्या आंसर होगा इसका, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर जाती है, कहाँ, गुजरात होते हुए अरब सागर की ओर। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 82 क्या पूछ रहा है, बैतूल जिले से उद्गम होता है। अभी बताया था आपको, बैतूल जिले से उद्गम होता है, प्रश्न जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसका उद्गम होता है, ताप्ती नदी का। कहाँ से, वो प्रश्न आपके सामने से गुजर चुका है, तो आपको पता लग गया होगा कहाँ से उद्गम होता है। जगह का नाम आपको मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि पहले प्रश्न जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, देखिए। शिवपुरी स्थित है, शिवपुरी का पूछा गया है और नदियों के नाम दिए गए हैं आपको। नदियों किनारे स्थल या शहर पूछे जाते रहते हैं। यहाँ पर दिया है नर्मदा नदी, सिंध नदी, ताप्ती नदी, वैनगंगा नदी। किस नदी किनारे स्थित है शिवपुरी, इसका सही उत्तर होगा सिंध नदी, ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, सिंध नदी। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न के उत्तर पर। चलिए अगले प्रश्न पर। जाना पाओ पहाड़ी से, सॉरी अमरकंटक, ये तो ऑप्शन पढ़ दिए मैंने। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़िए अब। क्या है क्वेश्चन नंबर 84, चंबल नदी का उद्गम होता है। क्या पूछा गया है, चंबल नदी का उद्गम होता है। तो इसका उत्तर भी वही होगा आपका, जाना पाओ पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, जाना पाओ पहाड़ी, इंदौर या महू के निकट से। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाइए साथियों। 85 क्या पूछ रहा है आपसे, कि चंबल में समाहित नहीं होती है। यहाँ पर नहीं शब्द को देखिए ध्यान से, ये प्रश्न के उत्तर में गलती करवाने वाले शब्द होते हैं, ये जो आखिरी में दिए जाते हैं। चंबल में समाहित नहीं होती है, तो कौन सी होगी, आपको ऑप्शन देख के समझ में लगभग आ ही गया होगा। कौन सी, वर्धा नदी। वर्धा नदी कहाँ समाहित नहीं होती है, चंबल में। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, वर्धा नदी का उद्गम पूछा जा रहा है आपसे। वर्धा नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है, वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों, तो ये होगा आपका बैतूल, बैतूल से होता है वर्धा नदी का उद्गम। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाइए। एरण किस नदी के तट पर स्थित है। एरण महत्वपूर्ण स्थल है मध्य प्रदेश का, और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका बीना नदी तट पर। बीना नदी पर स्थित है, कहाँ पर, बीना नदी पर। कौन सा, एरण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाइए। सिगार चोटी किस पठार में स्थित है। सिगार चोटी पूछा गया है और पठार का नाम पूछा गया आपसे साथियों, कि किस पठार में स्थित है सिगार चोटी। तो कहाँ पर है, मालवा पठार, मालवा का पठार यहाँ स्थित है। कौन सी, सिगार चोटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाइए। 89 मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, और भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना भी है। कौन सा है, धूपगढ़। कितना, 1350 मीटर लगभग। कितना, 1350 मीटर लगभग है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे सामने और समय आपके पास भी अभी कम है, क्योंकि परीक्षाओं का समय चल रहा है, इसलिए फटाफट से रिवीजन होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर, इसलिए समय ज़्यादा ना लेते हुए फटाफट से रिवाइज करवाते हैं आपको क्वेश्चंस। क्या, क्वेश्चन नंबर 90 पढ़िए। प्रदेश की उष्णकटिबंधीय जलवायु होने का कारण पूछा गया है, कि प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों है, किसके कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्क, मकर, भू अवस्थित स्थिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश से कौन गुजरती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा ही कारण है किसका, मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय जलवायु होने का। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाइए। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर। मैंने आपको इसलिए पिछले प्रश्न में नहीं बताया, क्योंकि ये प्रश्न आपके सामने मैंने पहले ही रखा हुआ था। तो क्या आएगा इसका आंसर, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का नाम आपसे पूछ लिया गया है। अगर मैं बता देता तो आंसर आपको पता लग जाता पहले। वैसे आपको पता होगा ही, क्यों, क्या राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी में स्थित है कौन सा, धूपगढ़ स्थल।
चलिए अगले प्रश्न पर आइए। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, मध्य प्रदेश की सिद्ध बाबा पहाड़ी किस पठार में स्थित है। अभी पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं आपके सामने। किस पहाड़ी पर स्थित है सिद्ध बाबा पहाड़ी, किस पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश की सिद्ध बाबा पहाड़ी किस पठार में स्थित है, तो किस में है, बुंदेलखंड पठार में। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। कहाँ पर, बुंदेलखंड का पठार। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, मध्य प्रदेश की पूछा गया है जलवायु के बारे में। जलवायु के अनुसार क्या प्रश्न है, जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतु ए पाई जाती है, नहीं है, ऋतु ए है। कितनी ऋतुएं पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है जलवायु के अनुसार, 3 ऋतुएं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगर डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है 3 ऋतुएं पाई जाती है, किसके अनुसार, जलवायु के अनुसार। प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िएगा, जलवायु के अनुसार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 94 पढ़िए। 94 आपसे क्या पूछ रहा है, प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें मिलती है। चट्टानों से संबंधित प्रश्न है आपके सामने। गोंडवाना युग की चट्टानें किस पठार में मिलती है, मालवा, सतपुड़ा, बघेलखंड या बुंदेलखंड। तो कहाँ मिलती है गोंडवाना युग की चट्टानें, ये आपको मिलती है सतपुड़ा पठारी क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, किसका, 94 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे आइए। 95 में क्या पूछा गया है आपसे, 95 को पढ़िए। 95 में क्या है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। किसका भाग है ये मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से, तो ये होगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का भाग है कौन, मध्य प्रदेश। किस दृष्टि से, भूवैज्ञानिक दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 96 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, जलवायु के आधार पर प्रदेश को बांटा गया है। जलवायु के आधार पर प्रदेश को बांटा गया है, या इस तरह से पूछ सकते हैं कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भाग है इसके जलवायु के आधार पर, यहाँ पर आपका उत्तर होगा 4 भाग। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर। प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है आपको। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 97 क्या पूछ रहा है आपसे, कुड़प्पा करम की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्या पूछा गया है, कुड़प्पा करम की चट्टानें पूछा गया है, और मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। कहाँ मिलती है, नाम दिए गए हैं ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना और उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर होगा, कुड़प्पा करम की चट्टानें कहाँ मिलती है, ग्वालियर, छतरपुर और पन्ना, इन तीनों ही जगह मिलती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर, संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठार का भाग माना जाता है। क्या पूछा गया है, संपूर्ण मध्य प्रदेश, क्या पूछा गया साथियों, संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठार का भाग माना जाता है। किस पठार का भाग माना जाता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार या काठियावाड़ का पठार। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार दक्षिण का पठार। क्या उत्तर होगा, ऑप्शन सी, दक्षिण का पठार। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 99 में है, मध्य प्रदेश में सोसर सीरीज स्थित है। कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में सोसर सीरीज, बालाघाट, ग्वालियर, छिंदवाड़ा या शिवपुरी। तो क्या राइट आंसर होगा इसका, छिंदवाड़ा में स्थित है कौन सी, सोसर सीरीज। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 शतक मार दिए साथियों अपन ने प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर 100, अभी तो 200 और बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या पूछा जा रहा है, हीरे के लिए प्रसिद्ध पन्ना किस सीरीज के अंतर्गत आता है। सकौली, बिजवार, सोसर या चिपली, कौन सी सीरीज में आता है। हीरे के लिए प्रसिद्ध पन्ना क्षेत्र किस सीरीज में आता है, तो ये आता है बिजवार सीरीज। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 में क्या पूछा जा रहा है, मध्य भारत पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। मध्य भारत पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है और जिलों के नाम आपके सामने हैं। या फिर प्रश्न हो सकता है कि मध्य भारत पठार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आएगा, भिंड, मुरैना, शिवपुरी तो आते हैं, पर झाबुआ
नहीं आता है। ये किस में है? मालवा पठार के अंतर्गत आता है। किसमें? मालवा पठार में। चलिए अगले प्रश्न पर 102 पे आ जाइए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा बिंदु है, सर्वोच्च शिखर या सबसे ऊंचा बिंदु है, कौन सा है? तो ये आपका इजी क्वेश्चन है। कौन सा? धूपगढ़। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा, धूपगढ़। किसका? 102 का। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सोसर और चिपली श्रेणियां किस चट्टान सेल समूह से संबंधित है? प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। सोसर और चिल्पी श्रेणियां या सीरीज किस चट्टान सेल से, यहाँ पर शेल होगा, शेल समूह से संबंधित है। किस चट्टान शेल समूह से संबंधित है सोसर और चिल्पी श्रेणियां? ये होगा आपका धारवाड़। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका, धारवाड़ शेल समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाइए। क्या पूछ रहा है? ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु साधारण ठंडी होती है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ये गलती करवा सकता है उत्तर में। ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म, क्या पूछा गया है? ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु साधारण ठंडी होती है। कहाँ पर होती है? क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं आपको, विंध्याचल पहाड़ी, नर्मदा घाटी, मालवा पठार या बुंदेलखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा घाटी क्षेत्र। क्या उत्तर होगा? नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु साधारण ठंडी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 या 105 पे आइए। 105 पर, प्रदेश में सम जलवायु वाला क्षेत्र है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रदेश में सम जलवायु वाला क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार। मालवा का पठार सम जलवायु वाला क्षेत्र है प्रदेश का या मध्य प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न पर 106 106 पे आइए। मध्य प्रदेश में ऋतुओं के नाम है, ऋतुओं के नाम दिए गए हैं, युनाला, सियाला, चौमासा। तो ये सभी ऋतुएं मध्य प्रदेश में नाम है सभी का, युनाला या उनाला, सियाला और चौमासा, ये तीनों ही मध्य प्रदेश की ऋतुओं के नाम है। चलिए अगले प्रश्न पर 107 पे आइए साथियों। 107 को पढ़िए, क्या कह रहा है? पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला का उपविभाग है? पारसनाथ पे पहुंच गए हैं। पारसनाथ पूछा गया है आपसे कि पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला का उपविभाग है? क्या है ऑप्शन? विंध्याचल, दक्कन ट्रेप, राजमहल और सतपुड़ा। तो ये किसका उपविभाग है? पारसनाथ। पारसनाथ आपका है विंध्याचल का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। किसका उपविभाग है पारसनाथ? तो विंध्याचल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पे आइए। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित पठार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? फिर से पढ़िए प्रश्न को ध्यान से। अरावली और विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित पठार है, कौन सा पठार है अरावली और विंध्याचल के मध्य? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? इनके मध्य स्थित पठार कौन सा है? मालवा पठार। मालवा का पठार स्थित है किसके? अरावली और विंध्याचल के मध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे आइए। गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक भाग है, क्या पूछा गया है? प्रश्न ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा लेंदी प्रश्न है। गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक भाग है, कौन सा है? इसका उत्तर होगा आपका बघेलखंड पठार। ये किसके मध्य जल द्विभाजक विभाग है? गंगा और महानदी के मध्य। चलिए अगले प्रश्न पर 110 पे आइए। सूर्य के उत्तरायण होने से परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है? प्रदेश में सूर्य के उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होती है या वृद्धि होने लग जाती है। कब? सूर्य के उत्तरायण होने से, जैसे अभी हो रही है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है साथियों? 111 पे आ जाइए। पृथ्वी पर प्रारंभिक चट्टानें मध्य प्रदेश में कौन सी मानी जाती है? मतलब मध्य प्रदेश में कौन सी चट्टानें हैं जो पृथ्वी पर प्रारंभिक चट्टानें थी? उन चट्टानों का नाम क्या है जो मध्य प्रदेश में है, जो पृथ्वी पर प्रारंभिक चट्टानें मानी जाती है? तो कौन सी है? आद्य महाकल्प। ऑप्शन सी आपका आद्य महाकल्प होगा। ये भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने में समय लगता है, तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन के साथ में पढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 112। मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म कहा जाता है, किसे कहते हैं? जलवायु पर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। किसे कहते हैं द्वितीय ग्रीष्म? सितंबर और अक्टूबर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, सितंबर और अक्टूबर को कहते हैं क्या? द्वितीय ग्रीष्म। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे आइए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है,
अब क्षेत्र के नाम देख लीजिए, भिंड पचमढ़ी में या मालवा पठार में या मंडला में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पचमढ़ी में। कितनी होती है? लगभग 199 के आसपास, या 200 भी कह सकते हैं। तो कहाँ पर होगी? आपकी पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर पचमढ़ी दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर बताया जा रहा है। क्या? पचमढ़ी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। चलिए यहाँ पर प्रश्न में ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देने के लिए देना पड़ता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको उत्तर दिया गया है पचमढ़ी। चलिए अगले प्रश्न पर 114, यमुना और सोन नदी के बीच जल द्विभाजन करती है कौन सी श्रेणी? मैकाल, कैमूर, राजपीपला या जानापाव। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? कौन करती है यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजन? तो कैमूर श्रेणी होगा। ऑप्शन ए, कैमूर श्रेणी जल विभाजन करती है यमुना और सोन नदी के मध्य। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? 115 पढ़िए साथियों। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा गया है। कितने विभागों में बांटा गया है वर्षा के आधार पर? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश को। तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में वर्षा के आधार पर। शुरू में प्रश्न ध्यान से पढ़िए, वर्षा के आधार पर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछा गया है। तो क्या राइट आंसर होगा? भिंड। भिंड न्यूनतम वर्षा वाला जिला है। किसका? मध्य प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। मालवा का पठार किन नदियों के मध्य जल विभाजक के रूप में स्थित है? किन नदियों के बीच स्थित है मालवा का पठार? ऑप्शन आपको युग्म में दिए गए हैं, नर्मदा सोन, नर्मदा यमुना, गंगा यमुना या सोन चंबल। तो क्या राइट आंसर होगा? नर्मदा और यमुना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न, ये भी नर्मदा यमुना के मध्य। अगले प्रश्न पर आइए। मध्य प्रदेश में लौटता हुआ मानसून को कहते हैं, या लौटता हुआ मानसून क्या कहलाता है मध्य प्रदेश में? प्रश्न थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्या है? मध्य प्रदेश में लौटता हुआ मानसून कहलाता है। के नहीं होगा यहाँ पे। क्या कहलाता है लौटता हुआ मानसून मध्य प्रदेश में? ऑप्शन क्या है आपके सामने? उनाला, चौमासा, माउटा या सियाला। तो क्या कहते हैं लौटते हुए मानसून को? माउटा कहते हैं। क्या कहते हैं? माउटा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 119 पे आइए। मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ स्थित है? इंदौर में। इंदौर में स्थित है मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है? मध्य प्रदेश में धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। क्या पूछा गया है साथियों? मध्य प्रदेश में धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। और ऑप्शन में आपको युग्म दिए गए हैं जिलों के, भिंड, मुरैना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, इंदौर, रतलाम, धार, अलीराजपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छिंदवाड़ा और बालाघाट। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। धारवाड़ सेल समूह कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में? छिंदवाड़ा और बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलिए साथियों। 121 क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला पठार स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला पठार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला पठार स्थित है, या कौन सा है? या सर्वाधिक वर्षा वाला पठारी क्षेत्र हो सकता है। प्रश्न अलग अलग टाइप से आपके सामने। तो सर्वाधिक वर्षा वाला पठार कौन सा स्थित है या क्षेत्र है सर्वाधिक वर्षा वाला? तो इसका सही उत्तर होगा सतपुड़ा मैकाल। सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है और ऑप्शन आपके सामने ऐसे घुमा फिरा कर रखे जा सकते हैं। इसलिए लेंदी प्रश्नों को भी सोल्व करने की प्रैक्टिस होना चाहिए। जो अजीब तरीके से पूछे जाते हैं उनको भी सोल्व करते रहना चाहिए, ताकि एक समझ बन सके। चलिए अगले प्रश्न पर 122 में क्या है? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु होती है, या शीत ऋतु कब होती है, कब से कब तक होती है? तो ये नवंबर से फरवरी तक। क्या उत्तर होगा इसका? नवंबर से फरवरी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। नवंबर से फरवरी के मध्य होती है शीत ऋतु। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न पर 123 या 123 मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर के को काट दीजिए, प्रश्न ठीक कर लीजिए। क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व क्षेत्र या मालवा क्षेत्र। तो गोंडवाना क्षेत्र कौन सा कहलाता है आपका? दक्षिण और पूर्व क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। अगर प्रश्न आया आपके सामने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को और क्या नाम से या क्या कहलाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र उत्तर होगा।
यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि पूछा गया है मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है, तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर, क्या पूछा गया है, दैनिक तापांतर किस महीने में सर्वाधिक होता है। फिर सर्वाधिक वाला प्रश्न है, किस माह में सर्वाधिक होता है दैनिक तापांतर मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन मार्च, अप्रैल, जनवरी या अक्टूबर। क्या उत्तर होगा इसका साथियों, इसका उत्तर होगा आपका मार्च। मार्च माह में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है मध्य प्रदेश में। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, सर्वाधिक दैनिक तापांतर पूछा गया है और माह पूछा गया है आपसे। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 125, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। किस क्षेत्र में होती है दोनों मानसूनों से वर्षा, तो इसका उत्तर है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 126, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपके सामने। चलिए अब क्या उत्तर होगा इसका, गोंडवाना लैंड का। क्या होगा उत्तर, गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, क्वेश्चन नंबर 127, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले हैं। युग्म दे दिए गए आपको जिलों का इस बार। कौन से जिले हैं सर्वाधिक वर्षा वाले, तो कौन सा होगा, मंडला और बालाघाट। ये जिले सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र या जिले हैं। और युग्म कौन सा होगा सही उत्तर आपका, युग्म के साथ जिले दिए गए हैं तो मंडला और बालाघाट आपका सही उत्तर होगा इसमें से। चलिए अगले प्रश्न पर, मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा है। औसत वार्षिक वर्षा मध्य प्रदेश की कितनी है, यहाँ पर आपको दिया गया है 71, 100 से 125, 50 से 75 या 71 से 110। तो क्या होगा उत्तर आपका 100 से 175। और लगभग औसत कितना होता है, लगभग 112 के आसपास होती है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा 100 से 125। क्या होगा उत्तर, ऑप्शन बी आपका 100 से 125 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब यहाँ पर भाग दिए गए हैं आपको, जिले वगैरह क्षेत्र नहीं दिए गए हैं। उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग। एक ही प्रश्न अलग अलग टाइप से आ सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्षा तो पूछा है, लेकिन उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व दिशाओं के नाम दे दिए गए हैं। तो क्या उत्तर होगा, पूर्वी भाग में। यहाँ पर आपका उत्तर पूर्वी भाग होगा। अगर इस टाइप से प्रश्न आए तो पूर्वी भाग होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्रश्न को ध्यान से पढ़कर बताइएगा कि क्या डाउट हुआ आपको, क्या समझ में कुछ आया या नहीं आया, और क्या समझ में नहीं आया या उत्तर में कुछ गड़बड़ी है तो वो बताइएगा। अगर यहाँ दिशाओं के अनुसार अगर दें तो पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको पूर्वी भाग उत्तर दिया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन पर परीक्षा में आ जाता है। क्या उत्तर होगा इसका, 1 नवंबर 1956। क्या होगा, 1 नवंबर 1956। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 131, पुनर्गठन से पहले भोपाल राज्य शामिल था। भोपाल राज्य शामिल था किसमें, पार्ट सी में था भोपाल। किसमें, पार्ट सी में। कब, पुनर्गठन से पहले। क्वेश्चन नंबर 132, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने। यह मध्य प्रदेश राज्य का गठन, इससे संबंधित प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था। महाकौशल क्षेत्र किस में था, तो ये पार्ट ए या ए स्टेट में था। किसमें, ए स्टेट में, महाकौशल। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ पर आपको जिला नहीं दिया गया है, स्थल दिया गया है या नगर का नाम दिया गया है। कहाँ पर, गोहद। गोहद का नाम आपका सही उत्तर होगा, गोहद भिंड। यहाँ पर घोड़ा डोंगरी, मंसूर, झाबुआ नहीं होगा, गोहद होगा। क्योंकि अगर जिला दे तो भिंड, और अगर गोहद आए आपके सामने तो आंसर आपका गोहद होगा, उसमें भिंड आपको नहीं मिलेगा, फिर गोहद ही मिलेगा ऑप्शंस में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गोहद। चलिए अगले प्रश्न पर 134, राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब यहाँ पर आपको ये दे दिए गए हैं, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण मानसून या उपरोक्त सभी। प्रश्न वही रहता है लेकिन उसके ऑप्शन बदल जाते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर भी बदल जाया करता है। तो उत्तर ऑप्शन देखकर ही बताइए, देना चाहिए हमें। तो क्या उत्तर होगा इसका, दक्षिण पश्चिम मानसून।
क्या उत्तर होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है राज्य में या मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र है कितने हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश में तो ये है आपके 11। कितने हैं? 11। 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। कितने हैं? 11। चलिए अगले प्रश्न पर। और भारत में कितने हैं कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 136 पे आइए। तापक्रम के आधार पर, प्रश्न ध्यान से पढ़िए, तापक्रम के आधार पर राज्य का अधिकांश भाग किस ताप वर्ग में आता है? तापक्रम के आधार पर राज्य का अधिकांश भाग किस ताप वर्ग में आता है? तो ये आता है आपका अतितापीय क्षेत्र वर्ग में। किसमें? अतितापीय वर्ग में। ऑप्शन डी उत्तर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला पूछा गया है, कौन सा है सबसे पश्चिमी जिला? अलीराजपुर। ऑप्शन सी। सिंगरौली एवं अलीराजपुर जिलों का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 138। सिंगरौली अलीराजपुर जिलों का गठन हुआ था या किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। चलिए अगले प्रश्न पर 139। राज्य में मुख्यतः कितने मौसम होते हैं? राज्य में पूछा गया है, मौसम पूछे गए हैं, कितने होते हैं? तो 3 मौसम होते हैं राज्य में। ऑप्शन ए उसका उत्तर होगा। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया साथियों? इजी क्वेश्चन होगा। 5 आधारों पर। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। 5 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है किनका? वनों का। चलिए साथियों 141 पे आइए। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जिलों के नाम दिए गए हैं आपको। तो इसका उत्तर होगा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। मंडला, बालाघाट, डिंडोरी। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। यहाँ क्या मिलता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ मिलती है? विभाजन मतलब किसका विभाजन? मध्य प्रदेश का। कब हुआ था कमेंट करके बताइए। चलिए अगले प्रश्न, इसका उत्तर देखिए। कितने राज्यों से मिलती है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कौन से है 2 राज्य? कमेंट करके बताइए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। क्वेश्चन नंबर 143। ये आपसे क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कितने जिले शेष बचे थे? मतलब छत्तीसगढ़ का जब गठन किया गया था तो उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे? तो ये बचे थे 45। क्या उत्तर होगा? 45। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 144 नंबर क्वेश्चन पढ़िए साथियों। वो ये आपसे क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश में किस प्रजाति के वृक्ष, किस प्रजाति के सर्वाधिक वृक्ष पूछा गया है पाए जाते हैं? तो कौन सी प्रजाति के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में? सागौन प्रजाति। क्या कौन सी? सागौन प्रजाति के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना हुई थी या किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1975 या 1975। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए फटाफट से। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय। चलिए 147 पे आइए। 147 में क्या है? वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र स्थित है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ये स्थित है कहाँ पर? कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। बालाघाट में स्थित है क्या? वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र। 148 पे आ जाइए। इसको पढ़िए क्या पूछ रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 पे साथियों। 149 में क्या है? राज्य में वन प्रादेशिक स्कूल स्थित है। वन प्रादेशिक स्कूल कहाँ पर है? ये शिवपुरी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आइए। राज्य में किस वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है? कत्था प्राप्त होता है किस वृक्ष से? ये भी प्रश्न हो। क्या पूछा गया है? राज्य में किस वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है कत्था हमें? ऑप्शन ए खेर वृक्ष से प्राप्त होता है क्या? कत्था। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए थे? तो कितने बने थे? 10 और 6 तो कितने हो जाएंगे? 16 जिले बने थे लगभग 1998 में मध्य प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 2 समितियां गठित की गई थी अलग अलग अनुशंसाओं के आधार पर। कितने बने थे? लगभग 16 जिले बने थे 1998 में। आपको 16 आंसर दिया जा रहा है।
151 का। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। राज्य का लाख उत्पादक जिला है, कौन सा लाख उत्पादक जिला? कौन सा है लाख उत्पादक जिला? ऑप्शन क्या दिया आपको? जबलपुर, मंडला, शहडोल। तो ये तीनों ही जिले क्या करते हैं? लाख का उत्पादन करते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? 1973 होगा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर उत्तर। कब हुआ था? 1973, ऑप्शन सी, क्योंकि 1973 दिया गया ऑप्शन सी में आपको, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1973। राज्य में कटीले वन पाए जाते हैं, वनों संबंधित प्रश्न चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। कहाँ पाए जाते हैं कटीले वन राज्य में? मध्य प्रदेश में श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, तीनों जगह मिलते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा साथियों? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर 155 पे आ जाइए। क्या है मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है? मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है अमरकंटक, बालाघाट, पचमढ़ी और गोहद। तो यहाँ पर पचमढ़ी होगा, ऑप्शन सी आपका उत्तर, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। और कौन कौन से है बायोस्फीयर रिजर्व प्रदेश में? यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है प्रश्न में। अमरकंटक, अचानक मार भी बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या होगा इसका उत्तर? अचानक मार अमरकंटक भी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। और यहाँ पर पचमढ़ी भी है। तो अब आपको उत्तर मेरे द्वारा पचमढ़ी दिया जा रहा है। जब भी प्रश्न आपके सामने होगा उसमें अमरकंटक का नाम नहीं होगा, पर यहाँ पर है। तो अब ऑप्शन ए को काट दीजिए। आपके सामने सिर्फ ऑप्शन 3 ही है और उसका उत्तर आपको दिया जा रहा है कौन सा? पचमढ़ी। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए प्रश्न में। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको डाउट खड़ा हो सकता है, इसलिए अमरकंटक को हटा दिया हमने। चलिए अगले प्रश्न को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 156। सागौन वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? क्षेत्र दिए हैं, पूर्वी, मध्य, दक्षिणी या उत्तरी। और कौन से किसके क्षेत्र? भारत के। तो कहाँ पाया जाता है सागौन वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में? मध्य भारत में। कहाँ पर? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के अनुसार। और ऑप्शन पढ़ने के बाद क्या उत्तर होगा? मध्य भारत। चलिए अगले प्रश्नों पर आइए। क्वेश्चन नंबर 157। खैर वृक्ष से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है खैर वृक्ष से? अभी आपके सामने प्रश्न गया था। क्या प्राप्त होता है? कत्था। क्या प्राप्त होता है? कत्था। चलिए अगले प्रश्न पर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये वन प्रबंधन संस्थान? ये स्थित है आपका भोपाल में। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 159। पचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, कब किया गया था? कब किया गया था साथियों? 3 मार्च 1999। कब? 3 मार्च 1999। देखकर उत्तर लगाइए। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा 3 मार्च 1999 या 3/3/99। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 160 को देखिए। यहाँ पर क्या है? राज्य वन विकास बोर्ड स्थापित किया गया था या किस वर्ष स्थापना हुई थी राज्य वन विकास बोर्ड की? तो कब हुई थी? 24 जुलाई 1975 में। 24 जुलाई 1975 में हुई थी राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या है, कितने संभाग है वर्तमान में? 10 संभाग है। यहाँ पर 10 उत्तर हो जाएगा आपका। कितने संभाग है? 10। और 11वां संभाग कौन सा गठित करने की कवायद चल रही है? कमेंट करके बताइएगा नाम उसका। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? जैव विविधता विभाग का गठन हुआ था, कब हुआ था साथियों? जैव विविधता विभाग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर उत्तर आपको दिया जा रहा है 2006। कब हुआ था? 2006। आप कमेंट करके एक बार बताइएगा कि इसका सही उत्तर 2006 है। अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 162 का। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 163 पे आइए। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्या पूछा गया है? सॉरी, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों? कान्हा किसली। कौन सा है? कान्हा किसली सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राज्य का।
अब राज्य का प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला, किसमें, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये भी कान्हा-किसली है। कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, किसका? मध्य प्रदेश का। चलिए 165 की ओर चलते हैं। 165 में क्या पूछा गया है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है प्रैक्टिस के लिए। कहाँ पर स्थित है कान्हा-किसली? मंडला में। कहाँ पर? मंडला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 देखिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यानों से प्रश्न है। माधव कहाँ पर है? शिवपुरी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन 167 पे आइए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है बांधवगढ़? बांधवगढ़ आपका आता है उमरिया के अंदर। ऑप्शन सी उमरिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 168 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका आएगा मंडला। ऑप्शन सी, ऑप्शन के हिसाब से मंडला उत्तर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर 169 में क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो कहाँ पर है? होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 170 में आइए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साथियों पूछा गया है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? तो ये होगा आपका घुघुआ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 171 पे आइए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वन विहार कहाँ पर है? ये आपका है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है वन विहार। मध्य प्रदेश में अगला प्रश्न पढ़िए 172। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं वर्तमान में? कितने जिले हैं साथियों वर्तमान में मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? निवाड़ी तक का आपको बता रहा हूँ। निवाड़ी जिला 31 अक्टूबर 2018 तक गठित जिलों की संख्या कितनी है? 52 है। निवाड़ी 52वां जिला था। अब नेक्स्ट जिला कौन सा घोषित करने वाले हैं? कमेंट करके बताइएगा उन जिलों के नाम जो अब जिले बनने वाले हैं मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है? 173 इस पे आ जाइए। क्या पूछ रहा आपसे? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अचानक मार अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर है अचानक मार? आपको बताया मैंने अभी पहले, थोड़ी देर पहले प्रश्नों में, अनूपपुर में स्थित है। कौन सा? अचानक मार अभ्यारण्य, अचानक मार अमरकंटक। चलिए अगला, अमरकंटक कहाँ आता है? अनूपपुर में। चलिए अगले प्रश्न पर 175 की ओर आ जाइए। 175 क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति कैसी है? वर्षा आधारित प्रकृति है, वर्षा पर निर्भर करती है प्रदेश की नदियाँ। चलिए अगला प्रश्न 76 देखिए। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये आपका होगा यहाँ पर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न पर 177 इसका क्या पूछा गया है? प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य किस वर्ष अलग हुआ था? तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन दिए गए हैं? 1 जनवरी, 31 अक्टूबर, 9 जनवरी, 15 जनवरी। तो यहाँ पर आपको क्या उत्तर लगाना रहेगा? 31 अक्टूबर 2000। ऑप्शन बी आपका इस ऑप्शन के अनुसार 31 अक्टूबर 2000 सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो कौन थी भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी? नागपुर हुआ करती थी। चलिए अगले प्रश्न पर 179 में क्या पूछा गया है? होशंगाबाद का नया नाम क्या है? क्या पूछा गया है? होशंगाबाद का नया नाम। ये तो इजी क्वेश्चन है, चलिए इसका देख लीजिए, नर्मदापुरम। आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था, पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था। तो यहाँ पर मध्य भारत महाकौशल भोपाल राज्य और रीवा विंध्य क्षेत्र तो थे, पर छत्तीसगढ़ राज्य नहीं था। छत्तीसगढ़ राज्य आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था छत्तीसगढ़ राज्य। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 181 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय जिले थे, कितने थे जब मध्य प्रदेश का गठन 1956 में किया गया था? तो ये थे आपके 43 जिले। चलिए 182 पे आइए। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो ये 1956 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1956 में। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है सीहोर से भोपाल को अलग किया गया था, कब अलग किया गया था? ये 1972 में अलग हुआ है सीहोर से। कब अलग हुआ है? 1972 में। मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में से एक है, तो अभी क्या है? निवाड़ी छोटा जिला ऑप्शन के अनुसार होगा आपका यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्तर आपको ऑप्शन के हिसाब से बताया जा रहा है। ऑप्शन में क्या क्या है, निवाड़ी, सागर, छिंदवाड़ा और शिवपुरी। तो ये तीनों तो बड़े हैं, सागर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी। इनमें तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें प्रश्न के, तो निवाड़ी होगा, क्योंकि ये सागर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी ये काफ़ी बड़े ज़िले हैं निवाड़ी से। निवाड़ी के संदर्भ में उत्तर आपको बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। चंबल के उत्काद भूमि के निर्माण के लिए उत्तरदायी अपर्दन है। मतलब कौन सा अपर्दन है जो चंबल के उत्काद भूमि के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? कौन सा अपर्दन है जो उत्काद भूमि का निर्माण कर रहा है चंबल के क्षेत्र में? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? गली अपर्दन। क्या उत्तर होगा? गली अपर्दन। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। ऑप्शन पढ़ के उत्तर बताए जा रहे हैं आपको, तो कौन सा? गली अपर्दन होगा। अमरकंटक स्थित है तो कहाँ पर होगा? इसका सटीक उत्तर आपका होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। क्या उत्तर होगा? मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? 187। मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? ऐसा प्रश्न बनाकर आपके सामने रखा जा सकता है और ऑप्शन कुछ भी रखे जा सकते हैं। हमने आपके सामने ऑप्शन रखे हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो यहाँ पर अब उत्तर क्या होगा? इसके अनुसार झारखंड की सीमा प्रदेश से नहीं लगती है। किससे? मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए, लगती है पूछा गया है। मतलब किस राज्य से सीमा छूती है मध्य प्रदेश की? तो क्या होगा? महाराष्ट्र उत्तर होगा आपका, क्योंकि आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड से नहीं छूती है। 5 राज्य है जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा संपर्क या स्पर्श करती है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है। किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को हृदय स्थल या हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है। ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ये ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम में कौन हो जाएगा आपका? प्रश्न के ऑप्शन पढ़िए, उसके अनुसार उत्तर देना है आपको। ऑप्शन पढ़ के उत्तर देना है, तो इसके हिसाब से उत्तर क्या होगा? गुजरात होगा पश्चिम में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए 191 पे आइए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश। कौन होगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा इसका। मध्य प्रदेश है दूसरा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। सॉरी, क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश ये तो है, उड़ीसा नहीं है। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा, ये सीमावर्ती राज्य नहीं है। आइए प्रश्न 193 पे। इसमें क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन है? मालवा का पठार। लगभग कितना है? 28% के आसपास है ये। कौन सा होगा आपका सही उत्तर? भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा मालवा का पठार। चलिए अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश के किस भूभाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां मिलती है? पूछा गया है किस भूभाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां मिलती है, तो ये आपका उत्तर होगा सतपुड़ा का पठार। कहाँ पर? सतपुड़ा के पठार में। चलिए अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, पूछा गया मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने? बघेलखंड, निमाड़, उत्तराखंड और पूर्वी पठार। तो उत्तराखंड तो एक राज्य ही है, इसलिए ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है या बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो क्या उत्तर होगा इसका? कौन बहती है सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य? इसका सही उत्तर होगा आपका सतपुड़ा विंध्याचल के मध्य बहती है नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी घाटी उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मैंने पूछा था शुरुआत में आपसे, कमेंट मांगी थी। किसका उदाहरण है नर्मदा नदी घाटी? भ्रंश घाटी का। किसका? भ्रंश घाटी का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। 198 क्या पूछ रहा है? कर्क रेखा किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? किसको करती है? मालवा पठार को। किसको? ऑप्शन के अनुसार मालवा के पठार होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने 199। क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ियों में। कहाँ पर? महादेव पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? जबलपुर। इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर। 200 प्रश्न पूरे कर लिए हैं, 100 प्रश्न और बाकी हैं।
आगे है आपके सामने मध्य प्रदेश का शहर जो सिंधु गंगा के मैदानों में स्थित है। कौन सा शहर है जो सिंधु गंगा के मैदानों में स्थित है? ऑप्शन के अनुसार देखिए जबलपुर नहीं होगा, खरगोन नहीं होगा, बालाघाट भी नहीं होगा, यहाँ ग्वालियर होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़िए साथियों। अगला प्रश्न 202 मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है क्या है? पठारी, मैदानी, दक्कन ट्रैप या पर्वतीय क्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश मुख्य रूप से? एक पठारी क्षेत्र कहलाता है, पठारी क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न पर 203 में क्या है? मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन है, कौन सा? कर्क रेखा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भांडेर पठार दक्षिणी भाग है, मतलब किसका दक्षिणी भाग है भांडेर पठार? तो ये विंध्यन कगार का। ऑप्शन ए उसका उत्तर होगा, विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग है कौन? भांडेर पठार। चलिए अगले प्रश्न पर, किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? शहडोल, कटनी, उमरिया, बालाघाट। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बालाघाट। इसमें से बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सा मध्य प्रदेश का नहीं है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड है, बस्तर नहीं है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा गया है? विंध्याचल और सतपुड़ा, क्या विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित है? कौन स्थित है? तो ये होगा आपका अमरकंटक। अमरकंटक स्थित है कहाँ पर? विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर। प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको। चलिए अगले प्रश्न पर, विंध्यन कगार भी कहा जाता है, किसे कहते हैं विंध्यन कगार? तो ये कहते हैं रीवा पन्ना पठार को। रीवा पन्ना का पठार कहलाता है विंध्यन कगार। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 पर साथियों मैराथन क्लास है और प्रश्न बहुत ज़्यादा है, इसलिए जल्दी जल्दी आपको करवाए जा रहे हैं। नर्मदा सोन घाटी स्थित है, किसमें स्थित है नर्मदा सोन घाटी? मालवा और सतपुड़ा के मध्य स्थित होगी। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, मालवा और सतपुड़ा के मध्य कौन स्थित है? नर्मदा सोन घाटी। अगले प्रश्न पर आइए, क्वेश्चन नंबर 12010 पे, मध्य भारत के पठार की नदियाँ सामान्यतः बहती है, किस दिशा में बहती है? पूछा गया है मध्य भारत की नदियाँ उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा। कहाँ पर? उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर 2011 क्या पूछ रहा है? जानापाव चोटी स्थित है, यदि आपको जानापाव चोटी स्थित है, जानापाव चोटी का पूछा गया कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी मालवा पठार। ऑप्शन सी उसका उत्तर होगा। कहाँ स्थित है? मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 212, मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक विभागों की संख्या कितनी है? तो ये 3 होंगे। कितने विभाग है प्रमुख? 3 है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? 213 पे आइए, बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड पठार की है तो ये सिद्ध बाबा चोटी है। कौन सी? सिद्ध बाबा चोटी। क्वेश्चन नंबर 214 पे आ जाइए, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है, संस्कार राजधानी किसको कहते हैं? जबलपुर को। किसने कहा है संस्कार राजधानी? कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण किस रूप में जाना जाता है? भारत का हृदय स्थल। किस रूप में? हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है भारत का। सॉरी साथियों, थोड़ी स्वास्थ्य गड़बड़ है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, क्वेश्चन नंबर 216, मध्य प्रदेश में महादेव और मैकाल क्या है? महादेव मैकाल क्या है? ये पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 पे आइए, मालवा का पठार स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन पढ़िए, रीवा पन्ना पठार के उत्तर में, सतपुड़ा पठार के उत्तर में, मध्य भारत पठार के उत्तर में या बुंदेलखंड पठार के उत्तर में। तो ये कहाँ पर होगा? किसके उत्तर में है? ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, सतपुड़ा के उत्तर में। साथियों ऑप्शन पढ़ के उत्तर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 देखिए, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, अवंती और महेश्मती प्राचीन कालीन महत्वपूर्ण नगर थे, किसके थे? पूर्वी मालवा, उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिणी मालवा के? तो ये थे पश्चिमी मालवा के प्राचीन कालीन महत्वपूर्ण नगर थे। कौन? अवंती और महेश्मती। किसके? पश्चिमी मालवा के।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर। क्वेश्चन नंबर 220, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। अब यहाँ पर आपसे ऑप्शन में जिले दिए गए हैं। प्रश्न को आप ये सोच रहे होंगे कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, पर वो बात नहीं है। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अलग तरह के से रखे गए हैं आपके सामने, प्रश्न रिपीट नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपको? बालाघाट, होशंगाबाद, अमरकंटक, जबलपुर। यहाँ पर आपको जिले दिए गए हैं, तो किस जिले में आती है ये? होशंगाबाद में। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको ऑप्शन के अनुसार समझ में आएगा कि प्रश्न रिपीट नहीं हो रहे हैं, ऑप्शन अलग टाइप से रखे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी है। मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी, तो ये होगा आपका सिगार चोटी, ऑप्शन सी। प्रश्न ऑप्शन के हिसाब से घुमा दिए जाते हैं, प्रश्न वही रहता है लेकिन ऑप्शन कुछ अलग टाइप से आपके सामने आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 22 विंध्य श्रेणी की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल। गुडविल चोटी आपकी विंध्य पर्वत की या विंध्य श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी? गुडविल। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है? 223 देखिए, 223 में है मध्य प्रदेश का परित्यक्त नगर कहा जाता है। परित्यक्त नगर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? घोस्ट सिटी, परित्यक्त नगर, ये कहा जाता है मांडू को। प्राचीन काल में मांडू काफ़ी प्रसिद्ध रहा था और वर्तमान में भी अपने किलों की वजह से प्रसिद्ध है। चलिए जहाज महल, हिंडोला महल, काफ़ी पर्यटक घूमने जाते हैं वहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रदेश का दूसरा सर्वोच्च बिंदु है। दूसरा सर्वोच्च बिंदु कौन सा प्रदेश का? तो ये चौरागढ़ है। कौन सा? चौरागढ़, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 225 पे आइए। 225 है मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? पचमढ़ी है, ऑप्शन सी उसका उत्तर होगा। फिर आप आइए 226 पे, स्वतंत्रता के समय मध्य प्रांत की राजधानी थी, कब? स्वतंत्रता के समय। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, कौन थी? नागपुर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 227 पे आ जाइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 227? रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है, रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूर्वी पठार, भांडेर पठार, सतपुड़ा पठार या विंध्य पठार? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, विंध्य पठार। क्वेश्चन नंबर 228 देखिए साथियों, क्या पूछ रहा है? खेर से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित है या स्थित है, कहाँ पर है खेर से कत्था बनाने का? तो ऑप्शन में शिवपुरी, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी में स्थित है खेर से कत्था बनाने का कारखाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 229, लोहासुर किस जनजाति का देवता है? जनजातियों से संबंधित प्रश्न, किसका देवता है लोहासुर? ये है आगरिया का, आगरिया, ऑप्शन बी आगरिया जनजाति का देवता है कौन? लोहासुर। क्वेश्चन 230, तीर्थराज नाम से जाना जाता है, इजी क्वेश्चन है, किसको कहते हैं तीर्थराज? अमरकंटक को, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर। कैमूर प्रसिद्ध है, कैमूर की प्रसिद्धि का कारण पूछा गया है, किसके लिए प्रसिद्ध है कैमूर? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन 232, गोंड जनजाति की दूध लौटावा प्रथा किसकी? गोंड जनजाति की दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विवाह प्रथा से। एक प्रकार की विवाह प्रथा है, कौन सी? दूध लौटावा, किसमें? गोंड जनजाति में। चलिए अगले प्रश्न पर, जनजातियों से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। कौन सा प्रश्न? 233 देखिए, भील जनजाति के मकान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कू कहलाते हैं, कू, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। चलिए 234, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल कहाँ स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए उसका उत्तर होगा नेपानगर में। क्वेश्चन 235 पे आइए, देवगढ़ का किला, किले संबंधित प्रश्न, देवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ये प्रश्न बहुत आते हैं पटवारी एग्जाम्स में, और मध्य प्रदेश की जो एग्ज़ाम्स होती है स्टेट लेवल की, तो उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, किले, मकबरे, छतरियाँ, इस टाइप से, नदियों किनारे स्थल। तो ये प्रश्न आपके सामने है कि देवगढ़ का किला स्थित है कहाँ पर है? देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा में, ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, गुफाएं, किले, समाधि, मकबरा वाला वीडियो बनाकर वन लाइनर फैक्ट डाले हुए हैं, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 236, भोजशाला मंदिर स्थित है, भोजशाला मंदिर
कहाँ स्थित है? ये धार में स्थित है आपका भोजशाला मंदिर। किसने बनवाया था? ये परमार वंश से संबंधित है। किसने बनवाया था उसका नाम कमेंट करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस, ये देवास में स्थित है। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा देवास। हरदौल की मनोती क्वेश्चन 238 क्या पूछ रहा है? हरदौल की मनोती किस वंश से संबंधित है? वंश का नाम पूछा गया है, ना कि क्षेत्र का। कौन सा वंश? बुंदेला वंश। ऑप्शन ए इससे संबंधित है हरदौल की मनोती। चलिए क्वेश्चन नंबर 239 पे 239 खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासकों द्वारा क्या करवाया गया है? खजुराहो मंदिरों का निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 240 पे आइए। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? ये आपकी स्थित है होशंगाबाद में। ऑप्शन सी होशंगाबाद। चलिए अगले प्रश्न पर 241 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट किस जिले में स्थित है? जिला पूछा गया है चित्रकूट। कहाँ पर है चित्रकूट? ये है आपका सतना में। ऑप्शन सी सतना। चलिए अगले प्रश्न पर 242 परमार वंश की स्थापना की थी। किसने की थी परमार वंश की स्थापना? उपेंद्र कृष्णराज। ऑप्शन ए क्या उत्तर होगा? कृष्णराज, क्योंकि इसको उपेंद्र राज भी नाम मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 243 नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अखबारी कागज। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा अखबारी कागज। 244 पे आइए। ताजमहल के निर्माण की आधार इमारत किसे माना जाता है? यह आधार इमारत है तो ये है आपका होशंग शाह का मकबरा। कौन है? होशंग शाह का मकबरा। ये कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइएगा कहाँ स्थित है होशंग शाह का मकबरा। ऑप्शन कहाँ स्थित है कमेंट करिएगा जरूर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 245 मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है। किसे कहते हैं मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब? मृगनयनी एम्पोरियम। क्या उत्तर होगा? मृगनयनी। चलिए अगले प्रश्न पर 246 राज्य में तेल शोधन संयंत्र स्थापित है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर क्या होगा? सागर। सागर में स्थापित है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 247 क्या है? 247 में राम राजा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या पूछा गया है? राम राजा मंदिर का निर्माण। क्या उत्तर होगा इसका? मधुकर शाह। मधुकर शाह ने करवाया था राम राजा मंदिर का निर्माण। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 248 पर मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग तो ये चरण पादुका संहार को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग चरण पादुका संहार इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर 249 मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? मालनपुर औद्योगिक केंद्र और जिला पूछा गया है किस जिले में है? तो ये है भिंड में। मालनपुर कहाँ पर है? भिंड में। अगला प्रश्न है शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? शहीद चैन सिंह काफ़ी फेमस व्यक्ति है। प्रश्न आने वाला है ये मानकर चलिए। वेरी वेरी एमपी लगा लीजिए। कहाँ पर है? सीहोर में। कहाँ स्थित है? सीहोर में साथियों। सीहोर में स्थित है शहीद चैन सिंह की छतरी। दशहरा मैदान। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वीरांगना अवंतीबाई ने शासन किया था, मतलब कहाँ शासन किया था? तो ये रामगढ़ की रानी थी। कहाँ पर? रामगढ़ पर शासन किया था। रामगढ़ की रानी वीरांगना अवंतीबाई। चलिए अगले प्रश्न पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपका है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 253 बख्तावर सिंह को फांसी दी गई थी। किसको? बख्तावर सिंह को फांसी दी गई थी। कहाँ पर? ये दी गई थी इंदौर में। बख्तावर सिंह को फांसी दी गई थी इंदौर में। चंदेल वंश की पहली राजधानी 254 चंदेल वंश की पहली राजधानी थी क्या थी? खजुराहो। प्रारंभिक या पहली राजधानी क्या थी? खजुराहो। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। यहाँ पर आपको 254 पर डाउट हो सकता है तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या डाउट है या क्या दिक्कत है आपको। आप अपनी परेशानी ज़रूर बताइएगा 54 के ऊपर अगर कुछ आपत्ति है आपको। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 255 गैस आधारित उर्वरक कारखाना स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये गुना में स्थित है। ऑप्शन सी गुना में स्थित है गैस आधारित उर्वरक कारखाना। चलिए अगले प्रश्न पर 256 रानी दुर्गावती संबंधित है। इजी क्वेश्चन कहाँ से हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी जबलपुर। चलिए अगले प्रश्न पर क्वेश्चन 257
मंडला को राजधानी बनाया था, किसने बनाया था मंडला को राजधानी? तो गोंड वंश से संबंधित है, तो गोंड वंश की राजधानी थी मंडला। चलिए अगले प्रश्न पर। 258 मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये पीथमपुर में, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 259। 259 क्या कह रहा है? जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? जबलपुर झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, जबलपुर झंडा सत्याग्रह, जबलपुर सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923। चलिए अगले प्रश्न पर। कोरबा जनजाति के पंचायत को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोरबा जनजाति की पंचायत को मैयारी कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा मैयारी। चलिए अगले प्रश्न पर। इस पर भी आपको डाउट है, क्वेश्चन नंबर 260 पर डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मेरे द्वारा आपको आंसर मैयारी दिया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ये क्या है? ऑप्शन बी रूस, रूस के सहयोग से की गई है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। आगे बढ़िए। परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा सबको पता होगा, भोज परमार या राजा भोज। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई संबंधित थी, फिर से आपको प्रश्न अलग टाइप से दिया गया है, तो किससे संबंधित थी? रामगढ़ से। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा अलग करके पूछा गया है। यहाँ संबंध पूछा गया है, वहाँ कहाँ की रानी थी ये पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भोपाल स्थित भेल कारखाना स्थापित किया गया था, कब किया गया था? 1960 के आसपास। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, 1960 के आसपास स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 265 में क्या है? प्रदेश में एल्कलॉइड फैक्ट्री स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये नीमच में है, नीमच में स्थित है एल्कलॉइड फैक्ट्री, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 266 पे आइए। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। ऑप्शन सी उसका उत्तर होगा। 267 देखिए। 267 में क्या है? मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र स्थित है, कहाँ पर है? बीना में। कहाँ पर? बीना। ऑप्शन के हिसाब से बीना होगा यहाँ पर, बीना उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 268 देखिए। किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं? गोहिया किसके जनजाति की पंचायत को कहा जाता है? किस जनजाति की? तो इसका उत्तर होगा कोल जनजाति। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, कोल जनजाति। कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? गोहिया। चलिए साथी अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? भीमबेटका को यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो कब किया गया था? 2003 में। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। आगे देखिए 270, भारत में प्रथम पेपर मिल स्थापित की गई थी, भारत में प्रथम पेपर मिल स्थापित की गई थी, क्या उत्तर होगा? नेपानगर। ये प्रश्न आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं नेपानगर से, नेपानगर अखबारी कागज के ऊपर प्रश्न कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। पातालकोट छिंदवाड़ा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपका भारिया जनजाति के लिए। किसके लिए? भारिया जनजाति के लिए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, पातालपानी किस जिले में स्थित है? ये आपका हो जाएगा इंदौर, इंदौर जिले के अंतर्गत आता है पातालपानी। चलिए अगला प्रश्न 273, मंडीदीप औद्योगिक केंद्र स्थित है, मंडीदीप औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? मंडीदीप औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? रायसेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, रायसेन में है मंडीदीप औद्योगिक केंद्र। अगला प्रश्न है, राज्य में सवाई सिंह की समाधि स्थित है, सवाई सिंह की समाधि कहाँ पर है? सवाई सिंह की समाधि छतरपुर। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, छतरपुर में है। अगला प्रश्न है आपके सामने 275 पे आइए। 275 में क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज सिक्योरिटी पेपर मिल कारखाना, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी होशंगाबाद। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, होशंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पांडव गुफाएं स्थित है, कहाँ पर है पांडव गुफाएं? पचमढ़ी में। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, पांडव गुफाएं कहाँ पर है साथियों? पचमढ़ी में। अगला प्रश्न क्या है? धार्मिक स्थल अमरकंटक स्थित है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अनूपपुर में। कहाँ पर? अनूपपुर। ऑप्शन बी कौन सा? ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, अनूपपुर में स्थित है अमरकंटक। अगला प्रश्न क्या है? सांची किस जिले में है? सांची कहाँ पर है? रायसेन जिले में। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, रायसेन। अगला प्रश्न क्या है? 279, राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? इजी क्वेश्चन, परमार वंश से। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सास बहु मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सास बहु मंदिर कहाँ पर है? ग्वालियर किले में स्थित है। सॉरी, प्रश्न गलत पढ़ा मैंने, फिर से देखिए। सास बहु मंदिर किस किले में स्थित पूछा गया है, जिला नहीं है, किला है, तो कहाँ पर है? ग्वालियर किले के अंतर्गत आता है ये।
चलिए अगला प्रश्न है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। मंदिरों से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं आपके सामने। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, खजुराहो। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कौन सा है, भीमबेटका, सांची, खजुराहो, तीनों ही है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 283 देखिए साथियों, 283 में क्या है, होशंग शाह का मकबरा। मैंने आपसे कमेंट मांगी थी, आज लीजिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है। कहाँ स्थित है होशंग शाह का मकबरा, 283 देखिए। होशंग शाह का मकबरा मांडू में, ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा, मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में आपको जबलपुर दिख रहा है, ये आपका उत्तर है, जबलपुर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए साथियों। अगला प्रश्न 285 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में, सॉरी फिर से देखिए 285 को, 285 में क्या है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से नाम दिए गए, जरावा, हो, संताल, भील। तो मध्य प्रदेश में भील मिलती है, कौन सी हो जाएगा आंसर आपका, भील जनजाति मध्य प्रदेश में है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मध्य प्रदेश में है पूछा गया है तो भील होगा। अगला प्रश्न 286, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। यहाँ प्रश्न फिर ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है आप सभी साथियों को। यहाँ पर नहीं है तो कौन सी नहीं हो जाएगी, गोंड, सहरिया, कोल तो मिलती है लेकिन टोडा नहीं मिलती है। टोडा जनजाति इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है 287, प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग, एकमात्र वाले प्रश्न आते हैं। और छाता उद्योग एकमात्र कहाँ पर है, महू में, ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न 288, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालकोट घाटी स्थित है, कहाँ पर है ये, छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका, छिंदवाड़ा में स्थित है क्या, पातालकोट घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 289 पे आइए साथियों। 289 में क्या दिया है आपको, बाघ की गुफाओं की चित्रकारी किस शताब्दी की है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर 5वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास। ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा, 5वीं से 7वीं शताब्दी की है चित्रकारी किसकी, बाघ गुफाओं की। अगला प्रश्न क्या है, पिल्लू खेड़ी औद्योगिक केंद्र स्थित है। पिल्लू खेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, ये है राजगढ़ में, ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, राजगढ़। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 10 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों। लगभग 1.5 घंटे में 300 प्रश्न आपको मैराथन क्लास के रूप में फटाफट करवाए हैं हमने। अगला प्रश्न क्या है 291 में क्या है, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है क्या, सॉरी सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है तो कौन सा हो जाएगा, अलीराजपुर लगभग 89% के आसपास है इसमें प्रतिशत जनजातियों का। अगला प्रश्न क्या होगा, छत्रसाल दशक की रचना की है। छत्रसाल दशक किसने की है, भूषण ने, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, भूषण ने की है किसकी, छत्रसाल दशक की स्थापना। अगला प्रश्न क्या है, भारत का शेक्सपियर, इजी क्वेश्चन है, किसे कहते हैं, कालिदास जी को, कालिदास जी कहते हैं भारत का शेक्सपियर। कुमार गंधर्व का मूल नाम पूछा गया है, क्या है कुमार गंधर्व का मूल नाम, तो ये है शिवपुत्र, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, शिवपुत्र है कुमार गंधर्व का मूल नाम। अगला प्रश्न, साहित्यकारों से प्रश्न चल रहे हैं, बहुभूति का वास्तविक नाम क्या था, बहुभूति का वास्तविक नाम, तो ये था इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था, श्रीकांत पे मत जाइएगा, श्रीकंठ। अगला प्रश्न है 296, इनमें से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की नहीं है। प्रश्न पढ़िए ध्यान से, नहीं है तो कौन सी भाषा नहीं है मध्य प्रदेश में, बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी तो है लेकिन पहाड़ी नहीं है, निमाड़ी है मध्य प्रदेश में, निमाड़ क्षेत्र है लेकिन पहाड़ी भाषा मध्य प्रदेश की नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर, दूल्हादेव मंदिर स्थित है। दूल्हादेव मंदिर कहाँ है, ये तो खजुराहो में है साथियों, खजुराहो, ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका, क्या होगा, खजुराहो। अगला प्रश्न, जहाज महल मांडू में स्थित है, कहाँ पर, मांडू में, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 299, भरूच स्तूप की खोज की थी, किसने की थी भरूच स्तूप की खोज, तो ये कनिंगम, किसने खोज की भरूच स्तूप की, तो अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला आखिरी प्रश्न है आज का, 300 क्लब में आ चुके हैं साथियों, 300 क्वेश्चन, 150 मिनट और 300 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। 300वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी थी, मुस्लिम सल्तनत की राजधानी कौन थी, मांडू, ऑप्शन सी होगा आपका उत्तर, मांडू राजधानी थी मालवा की मुस्लिम सल्तनत की। चलिए साथियों 150 मिनट में आपको 300 प्रश्न फटाफट करवा दिए हैं। बहुत जल्द आपको साइंस के लगभग 200 प्रश्न का
सेट मिलने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 150 मिनट में, सॉरी, 1 घंटे 50 मिनट में आपको इतने प्रश्न करवाए हैं। लगभग 2 घंटे के अंदर आपको 300 प्रश्न करवाए हैं। तो 200 प्रश्न की क्लास साइंस की आने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट है प्रश्नों के उत्तर पर तो कमेंट करके बताइएगा। और आपको जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप बनाकर वहाँ पर PDF उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।